हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फायर इंश्योरेंस। आई एम श्योर कि आप सभी ने फायर इंश्योरेंस के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, देखा भी होगा कई लोगों को पॉलिसी लेते हुए, प्रीमियम पे करते हुए एंड इन केस ऑफ एक्चुअल लॉस क्लेम करते हुए। आई एम श्योर आप सभी ने देखा होगा। बट एक्चुअल में इसका प्रोसीजर क्या है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें कवर होगी, इसका मीनिंग क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंटली फीचर्स क्या होते हैं पॉलिसी के, ये सभी हम आज हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में बनाई जाएगी, तो आप इफ़ यू आर सीइंग दिस फर्स्ट पार्ट काइंडली वॉच आउट सेकेंड पार्ट एज वेल, ताकि आपका कम्प्लीटली टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे फायर इंश्योरेंस का। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन अग्रीज टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड। हमें पता है किसी भी इंश्योरर में 2 पार्टीज होती हैं, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो इंश्योरर जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी होती है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में, एंड इंश्योर्ड जो होता है वो होता है जिसे लॉस एक्चुअल में होने वाला होता है, जो कि लॉस को इंश्योर करवाता है। तो फायर इंश्योरेंस का मतलब ये है जिसमें इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड को फाइनेंशियल लॉस बियर करने के लिए अगर उसकी प्रॉपर्टी को या फिर गुड्स को कोई भी डैमेज या डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू फायर। सो द मेन कॉज फॉर दिस शुड बी फायर। इन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ लाइट हीट बाय कंबशन और बर्निंग। तो ये फायर का मीनिंग बताया गया है कि कहीं भी अगर लाइट या हीट प्रोड्यूस हो रही है बर्निंग के कारण या कंबशन के कारण, उसे फायर बोलते हैं। फायर मस्ट रिजल्ट फ्रॉम एक्चुअल इग्निशन एंड द रिजल्टिंग लॉस मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली कॉज्ड बाय सच इग्निशन। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हमारा वीडियो नहीं चेक किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस के लिए। उसमें हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। उसमें ये था कि अगर लॉस के कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा कारण बन रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कॉज को माना जाएगा, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ हमें कंपनसेशन मिलेगी या नहीं पॉलिसी की। तो प्रॉक्सीमेटली कॉज अगर किसी चीज़ का फायर, किसी भी लॉस का फायर होगा, उस केस में फायर इंश्योरेंस कंपनी जो है हमें कंपनसेशन पे करेगी। द फ्रेज लॉस और डैमेज बाय फायर ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय एफर्ट्स टू एक्सटिंग्विश फायर। अगर कहीं पे आग लग गई है, उसे बुझाने के एफर्ट्स में अगर आग और भी ज़्यादा वर्स हो रही है, उस केस में भी लॉस और डैमेज ही माना जाएगा फायर के कारण। It is a specialized form of insurance beyond property insurance and is designed to cover the cost of replacement, reconstruction, repair beyond what is covered by the property insurance policy. अब property insurance policy एक different kind है, तो इसमें रिप्लेसमेंट, रिकन्स्ट्रक्शन या रिपेयर अगर फायर के कारण हुई हो, वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में ना कवर होकर फायर इंश्योरेंस में कवर होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फीचर है फायर इंश्योरेंस का। नेक्स्ट स्लाइड में हम मीनिंग ही कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे कि क्या लिखा है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है इंश्योरेंस का वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि जो इंश्योर्ड है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में। इंटरेस्ट किस फॉर्म में हो सकता है? ओनरशिप फॉर्म में हो सकता है, पोजेशन फॉर्म में हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हो सकता है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर द फॉलोइंग पर्सन्स हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। तो ये लोगों का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में फायर इंश्योरेंस के केस में। ओनर, मॉर्टगेजी, पॉनी, पॉन ब्रोकर, ऑफिशियल रिसीवर, असाइनी लिक्विडेशन के केस में, वेयर हाउस कीपर। तो ये सभी लोगों का जो है प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, और ये सभी लोग जो है इंश्योरेंस पॉलिसी एक इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं फायर के अंदर। ऑलराइट, आई होप आप सभी को मीनिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ फायर इंश्योरेंस का टॉपिक। अब हिस्ट्री पढ़ते हैं हम। फायर इंश्योरेंस आखिर पॉलिसी आखिर इवॉल्व कहाँ से हुई, आइए स्टार्टिंग से देखते हैं। 1601 AD पुअर रिलीफ एक्ट आया था। इट वॉज पास इन इंग्लैंड में पुअर रिलीफ एक्ट आया। वाइट दिस एक्ट, letters called briefs were read from the church asking for collections from the public to help those who suffered losses from fire. अब 1601 में इंग्लैंड में एक पुअर रिलीफ एक्ट बना। इस एक्ट के अंडर लेटर्स पढ़ी गई, चर्चेस जब
जो चर्च में लेटर्स पढ़ी गई ताकि पब्लिक को ये पता चल सके कि हाँ जो भी लॉस हुआ है फायर के कारण कहीं पे वो लोग कंट्रीब्यूट कर सके और वो कंट्रीब्यूशंस को फर्दर जिन्हें भी लॉस हुआ है उन्हें बांटा जा सके। देयर वर अ ग्रेट फायर इन लंदन, लंदन में एक बहुत बड़ी आग लगी, अ हिस्टोरिकल डिजास्टर इन विच द स्पैन ऑफ 3 days, विद इन द स्पैन ऑफ 3 days, 3 दिन के अंदर अंदर 80% ऑफ द सिटी थी जो, यानी कि 80% सिटी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यहीं से फायर इंश्योरेंस का जो टॉपिक है वो इवॉल्व हुआ। फर्स्ट ओनली बिल्डिंग्स वर इंश्योर्ड। सबसे पहले तो पहले जब इंश्योरेंस स्टार्ट हुई थी फायर इंश्योरेंस, तब तो सिर्फ बिल्डिंग्स को ही इंश्योर किया जाता था। इन 1708 चार्ल्स पॉवी फाउंडेड द ट्रेडर एक्सचेंज फॉर इंश्योरिंग मूवेबल गुड्स। धीरे धीरे मूवेबल गुड्स की भी इंश्योरेंस होने लग गई, मर्केंडाइज की भी, स्टॉक्स की भी, फायर के अगेंस्ट, यानी कि अगर फायर से इन चीज़ों को लॉस होता है उसकी इंश्योरेंस होनी स्टार्ट हो गई। दिस वॉज द फर्स्ट टू इंश्योर बोथ द बिल्डिंग एंड इट्स कंटेंट्स। तो जो चार्ल्स पॉवे था 1708 में उसने पहली बार एक बिल्डिंग और उसके अंदर का सामान दोनों को इंश्योर करवाया था फायर के अगेंस्ट। फाइनली प्रेजेंटली फायर इंश्योरेंस इज गवर्नड बाय ऑल इंडिया फायर टैरिफ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी है, अब फायर इंश्योरेंस जो है वो इस कमेटी के अंडर रेगुलेट होती है। जो सभी पॉलिसीज़ के कंडीशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, ये ही ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करती है और ये इफेक्टिव कब से हुई? 31 मार्च 2001 से। ऑलराइट, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है इन इंडिया। तो ये थी हिस्ट्री। देन लेट्स सी स्कोप ऑफ कवर। आखिर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर क्या क्या होता है? फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डैमेजेस बाय फायर आर कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। गुड्स स्पॉइल्ड और प्रॉपर्टी डैमेज्ड बाय वाटर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर। अगर कोई भी हमने एक्सटिंग्विश मेजर यूज़ किया, स्पेशली वाटर, जब कभी भी फायर लगती है, चाहे वो छोटी फायर हो, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि पानी से उसे बुझाया जाए। तो जब पानी से बुझाते बुझाते हमने कोई और प्रॉपर्टी डैमेज कर ली हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, ये इसमें कवर्ड होगा। पुलिंग डाउन ऑफ एडजेसेंट प्रीमिसेस बाय द फायर ब्रिगेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ फ्लेम। अगर एक बिल्डिंग में आग लगी है तो उसके साथ की बिल्डिंग को यूज़ करके उसके साथ ही बिल्डिंग को थोड़ा नुकसान पहुंचाकर अगर दूसरी बिल्डिंग की आग को रोका जा सकता है, उन एफर्ट्स की कंपनसेशन भी दूसरी बिल्डिंग की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कंपनसेशन दी जाएगी। ब्रेकेज ऑफ गुड्स का ब्रेक हो जाना इन द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल फ्रॉम द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग से जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें से गुड्स निकालते निकालते अगर वो ब्रेक हो जाएं तो वो भी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कवर होंगी। वेजेस पेड टू पर्सन्स एम्प्लॉयड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। जो भी फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए पर्सन्स हायर किए गए हैं उन्हें वेजेस पे करने वाली जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ही होगी, यानी कि ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के कवर के अंडर आएंगे। देन एक्सपेंसेस भी हैं जो कुछ कवर होंगे जिस ऑन द स्पॉट। जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए गए ऑन द स्पॉट ऑफ फायर, वो एक्सपेंसेस भी कुछ एक्सटेंट तक हम कवर कर सकते हैं इस पॉलिसी में से। वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और उनका कितना अमाउंट कवर होगा ये देखते हैं। आर्किटेक्ट, सर्वेयर्स, कंसल्टिंग इंजीनियर्स फीस अप टू 3% ऑफ द क्लेम अमाउंट। क्लेम अमाउंट का 3% तक हम अगर तो इनकी फ़ीस, इन सभी लोगों की फ़ीस 3% से कम है तो सारी फीस दे दी जाएगी, बट अगर 3% से ज़्यादा है क्लेम अमाउंट के तो क्लेम अमाउंट का सिर्फ 3% ही पेबल होगा इन लोगों को, और वो इंश्योरेंस कंपनी से हम कंपनसेशन ले सकते हैं। हम अपनी जेब से नहीं देंगे, हम अपनी पॉकेट से नहीं देंगे। देन सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रिमूवल ऑफ डेब्रिस। डेब्रिस होता है वो सामान, वो रिमेन्स, कह सकते हैं हम कचरा या फिर मलबा, जो भी बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय होने से होता है, राइट। तो उस डेब्रिस को रिमूव करने के लिए, ताकि हम अंदर से सामान निकाल सकें, जो भी एक्सपेंसेस लगे उस डेब्रिस को रिमूव करने के लिए, वो भी हम फायर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, बट अप टू द मैक्सिमम 1% ऑफ द क्लेम अमाउंट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट प्रॉपर्टीज कवर्ड। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें कवर्ड होंगी इस इंश्योरेंस पॉलिसी में, आइए देखते हैं। ऑल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रपोजर ऑन द लैंड आर कैटेगराइज एज फॉलो। सभी तरीके की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर होगी, बट सिर्फ वो एक्सक्लूड करके जो कि अभी ट्रांजिट में है। यानी कि ट्रांजिट में अगर कोई भी
चीज़ आ रही है, वो अभी आपकी प्लेस अभी बिल्डिंग तक या गोडाउन तक नहीं पहुंची है, उससे हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत हम इंश्योर नहीं करवा सकते। बाकी सभी काइंड ऑफ मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी को हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कवर करवा सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी कवर होंगी? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक्स, अदर कंटेंट्स लाइक फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, केबल्स, पाइपिंग, स्पेयर्स, जो भी चीज़ें हैं जो कि एक ऑफिस के डेकोर के लिए ज़रूरी होती हैं। देन स्पेसिफिक आइटम्स लाइक अनसेट प्रीशियस स्टोन्स, वर्क ऑफ आर्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, सिक्योरिटीज़, डॉक्यूमेंट्स, स्टैम्प्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैम्प्स हैं, पेपर मनी, कॉइन, कुछ भी अगर हमारी ऑफिस प्रीमिसेस में पड़ा था और आग लगने के कारण वो जो है डिस्ट्रॉय हो गया है, वो सभी हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर क्लेम कर सकते हैं उनकी कंपनसेशन के लिए। देन नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट फायर इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस इन इंडिया। अब इंडिया में क्या प्रैक्टिस की जाती है फायर इंश्योरेंस के रिलेटेड, आइए देखते हैं। इन इंडिया अंडर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इन एडिशन टू फायर के अलावा बाकी पैरल्स भी कवर होते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर हम सिर्फ फायर के रिलेटेड लॉस नहीं कवर करते, इंस्टेड अदर पैरल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। पैरल्स होते हैं हजार्ड्स, यानी कि जो पोटेंशियल रिस्क है, हमें कोई भी पोटेंशियल रिस्क जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है, तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में हम अदर पैरल्स भी इंक्लूड करते हैं फायर को छोड़ के। और इस पॉलिसी को, इस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस एंड अलाइड पैरल्स पॉलिसी। ये है पूरा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस एंड अलाइड पैरल्स पॉलिसी। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से अदर पैरल्स इंक्लूड होते हैं। लाइटनिंग, अगर बिजली गिरने से आपका कोई नुकसान हुआ वो कवर होगा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में। एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन से, एयरक्राफ्ट डैमेज से, रायट, स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेज, अगर कोई भी रायट, दंगे हो रहे हैं, दंगे फसादों के कारण अगर आग लग रही है, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, तो आप फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर क्लेम कर सकते हैं। देन स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टोर्नेडो, फ्लड, इन्यूडेशन, तो इन सभी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं इनके अगेंस्ट भी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है। सबसाइडेंस एंड लैंडस्लाइड, मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशंस, बुश फायर, तो ये सभी जो हैं, ये सभी नेचुरल डिज़ास्टर्स कह लें या फिर मैन मेड डिज़ास्टर्स कह लें, ये सभी भी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कवर होते हैं। इनके लिए हमें सेपरेट पॉलिसी फ्रेम आउट करने की या लेने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज कंडीशंस ऑफ क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर। किन कंडीशंस को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ताकि आप क्लेम ले सकें फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर। द लॉस मस्ट बी कॉज बाय एक्चुअल फायर और इग्निशन, नॉट बाय जस्ट हाई टेम्परेचर। एक्चुअल में फायर लगनी चाहिए साइट पे, ओनली देन आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट इज द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी फायर। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो होता है वो होता है कॉजा प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर दो या दो से ज़्यादा रीजंस है कोई भी लॉस होने के, तो सबसे नियरेस्ट कॉज को हम मानेंगे कि हाँ उस कॉज के कारण हुआ है, और वही कॉज डिसाइड करेगा कि क्या आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं। तो इस केस में एक्चुअल लॉस का कारण अगर फायर होगा तभी आपको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं। द लॉस और डैमेज मस्ट रिलेट टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी। जो भी पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है, यानी कि जो चीज़ों को अगर आग लगने से आपका लॉस होता है और वो पॉलिसी में मेंशन किया गया है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लॉस की आपको कंपनसेशन मिलेगी, बाकी और किसी चीज़ की नहीं मिलेगी। ओके, द इग्निशन मस्ट बी आइदर ऑफ द गुड्स और द प्रीमिसेस वेयर द गुड्स आर केप्ट। या तो आग गुड्स को ही लगनी चाहिए या फिर उस बिल्डिंग में लगनी चाहिए जहाँ पे गुड्स होंगी, और कहीं भी, यानी कि अगर ट्रांजिट में गुड्स आ रही हैं और ट्रांजिट या वही ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को आग लग गई, नो, इन दैट केस योर क्लेम विल नॉट बी अप्रूव्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो गुड्स को आग लगे या फिर जिस बिल्डिंग में गुड्स वो पड़ी हैं, स्टेबली पड़ी हैं, उसे आग लगे, ओनली देन यू विल बी सब्जेक्टेड टू रिसीव द claim of loss by fire. Then fifth point is the loss must be accidental. सबसे important point ये है, स्कैम को अवॉइड करने के लिए इंश्योर करेगा इंश्योरर कि हाँ क्या ये जो फायर है वो एक्सीडेंटली लगी है या फिर इंटेंशनली लगाई गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आग जो है वो एक्सीडेंटली लगनी चाहिए। इंटेंशनली
ही अपनी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए ताकि हम कंपनसेशन ले सकें। तो ये थी कंडीशंस ऑफ क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर। देन वी हैव फीचर्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। फीचर्स क्या हैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के? अब देखिए जो फीचर्स हैं वो वही फीचर्स होंगे, वही प्रिंसिपल्स होंगे जो हमने हमारी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं। फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ दीज फीचर्स काइंडली चेक आउट दोज वीडियोस, और फिर आप यहाँ पे आके चेक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बट स्टिल वी विल जस्ट बी डिस्कसिंग दीज फीचर्स वन बाय वन इन अ ब्रीफ मैनर। सबसे पहला पॉइंट है फीचर का फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब जो इंश्योर्ड है वो ऑफर करेगा, प्रपोज करेगा इंश्योरर को कि हाँ मेरी जो प्रॉपर्टी है उसे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के सब्जेक्ट मैटर मान के आप प्लीज़ इसे इंश्योर कर लीजिए। अगर तो वो एक्सेप्ट करता है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी कि इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पॉलिसी पे कर देगी, पॉलिसी दे देगी और इंश्योर्ड को एक रेगुलर अमाउंट यानी कि प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ऑफ कोर्स जो इंश्योर्ड है यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी को या गुड्स को इंश्योर किया जा रहा है उसे प्रीमियम पे करना होगा रेगुलरली। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो इंश्योर्ड है जो लॉस इंश्योर करवा रहा है उसे कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से। उसका सिर्फ ये मोटिव होना चाहिए कि हाँ अगर मुझे इन फ्यूचर लॉस होता है तो मुझे कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी रेडी होगी पे करने के लिए। बिसाइड्स दिस देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ अल्टीरियर मोटिव हेल्ड बाय द इंश्योर्ड। देन फोर्थ पॉइंट इज एटमोस्ट गुड फेथ। जो इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में रिलेशनशिप होगा वो फेथ पे बेस्ड होगा, यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ भी छुपा नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड या गुड्स के रिलेटेड हिडन फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे इंश्योर्ड को, और इंश्योरर को भी सारी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेन करनी होंगी, किसे? इंश्योर्ड को। ओके। देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योर्ड का उस प्रॉपर्टी में, या तो वो ऑनर होना चाहिए या फिर पोजेशन होनी चाहिए उसके पास गुड्स की, या फिर और किसी भी टाइप से वो उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि उसे प्रॉपर्टी का लॉस होने से नुकसान एक्चुअल में उसे बियर करना होगा। ओनली देन हम मानेंगे कि हाँ उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में, और तभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो वैलिड मानी जाएगी। देन वी हैव पॉइंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब अगर इंश्योर्ड ने जिससे लॉस होने का रिस्क है, अगर उसने एक इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा से इंश्योरेंस ले रखी है तो वो सभी इंश्योरेंस कंपनी लॉस होने पर कंट्रीब्यूट करके उसे कंपनसेशन दे देगी, और अल्टीमेटली ये इंश्योर करेंगे कि कोई प्रॉफिट ना हो उस कंपनसेशन से इंश्योर्ड को। ओके। पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस वो डिसाइड कर सकता है, पॉलिसी में मेंशन करवा सकता है इंश्योर्ड अपने आप। डेलिब्रेट एक्ट, जो फायर है वो अनइंटेंशनली लगनी चाहिए, एक्सीडेंटली लगनी चाहिए, कोई इंटेंशन से फायर नहीं लगानी चाहिए कि हाँ मुझे कंपनसेशन मिल जाए इसलिए मैं फायर लगा देता हूँ, नो, डेलिब्रेट एक्ट होना चाहिए वो। देन क्लेम सेटल करने की सारी टर्म्स एंड कंडीशन सभी पॉलिसी में पहले ही मेंशन की होनी चाहिए। प्रोसीजर टू गेट द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अंडर फायर इंश्योरेंस। अब कुछ कोई भी अगर हम काम करने जाते हैं तो उसका एक सेट प्रोसीजर होता है, राइट। अगर हमने कोई भी एग्ज़ाम देना है उसका सेट प्रोसीजर होगा कि हाँ हमें पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, देन हमें उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, फिर हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, वहाँ पे एडमिट कार्ड सबमिट करवाएंगे, राइट। देन वी विल फिल आउट आवर रोल नंबर, वी विल फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म वंस अगेन, फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा और फिर अपॉइंटमेंट होगी। ये सभी एक प्रोसीजर होता है, राइट, हर चीज़ का। ऐसे ही फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का भी एक प्रोसीजर है। तो आप कैसे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है आपको एक प्रपोजल फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहला स्टेप है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का, फिलिंग द प्रपोजल फॉर्म। आपको जो इंश्योर्ड है यानी कि जो अपना लॉस इंश्योर करवाना चाहता है उसे एक प्रपोजल फॉर्म फिल करना होगा। सेकेंड पॉइंट इज इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर इंश्योर्ड, अगर तो इंश्योर्ड सेटिस्फाई होगा कि हाँ, इंश्योरर जो सेटिस्फाई होगा कि हाँ इंश्योर्ड जो है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी है प्रॉपर्टी में, उसने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज भी कर दिए हैं, वो फिर इंस्पेक्शन साइट पे जाके इंस्पेक्ट करेगा प्रॉपर्टी को कि हाँ मैं देखूँ
कि क्या जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली इंश्योर करवाने के केपेबल है भी या नहीं। देन थर्ड इज़ पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अब जब इंस्पेक्शन हो चुकी है इंश्योरर के द्वारा, वो पॉलिसी इशू कर देगा किसे, इंश्योर्ड को। तो इंश्योर्ड को क्या करना होगा, अब रेगुलरली पेमेंट करनी होगी किसकी, कंसिडरेशन की, और कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं, प्रीमियम की। थर्ड स्टेप यही है, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, रेगुलरली पेमेंट करनी होगी इंश्योर्ड को प्रीमियम्स की। और प्रीमियम्स जो हैं वो 6 मंथली हो सकते हैं या फिर ईयरली हो सकते हैं किसी भी फॉर्म में। देन फोर्थ पॉइंट इज इशू ऑफ कवर नोट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। अब जब एडवांस प्रीमियम पे कर दिया है इंश्योर्ड ने इंश्योरर को, अब उसे एक पॉलिसी इशू कर दी जाएगी जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे क्लॉसेस मेंशन किए जाएंगे और ये समझाया जाएगा दैट हाँ आपको इन टाइम पर प्रीमियम पे करना होगा, इन टाइम पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, इन टाइम पर आपको रिन्यू करवानी होगी। एवरीथिंग विल बी मैंशनड ऑन दैट पॉलिसी नोट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो ये है हमारा प्रोसीजर टू गेट द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अंडर द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो हमने आज जो टॉपिक कवर किए वो है प्रोसीजर टू गेट द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, फीचर्स of fire insurance, conditions of claim of loss by fire, and fire insurance practices in India, properties covered, expenses covered, scope of cover, और हिस्ट्री की थी हमने डिस्कस, एंड फाइनली हमने एक मीनिंग डिस्कस किया था सबसे पहले जो कि था फायर इंश्योरेंस का मीनिंग। तो ये था फ्रेंड्स हमारा फायर इंश्योरेंस का पार्ट 1। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और अगर इस पार्ट में आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड अगर आप फायर इंश्योरेंस के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिए, पार्ट 2। आई एम श्योर आपको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कम्प्लीटली कवर हो जाएगा और इसके बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। सो अभी तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।